हरिओम। आज मैं महाभारते भीष्म महाभारत में भीष्म पितामह का एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेके आधुनिक विज्ञान के लिए अनुसंधान प्रश्न, उस पे कुछ अपने विचार प्रकट करूंगा। हरिओम। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम निशांत मिश्र है और मैं एक न्यूरोसाइंटिस्ट हूँ, एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूरोसाइंटिस्ट हूँ। और आज हम महाभारत को एक अलग दृष्टि से समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य यह सिद्ध करना नहीं है कि यह कोई न्यूरोसाइंस की पुस्तक है। महाभारत न्यूरोसाइंस की पुस्तक है ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं, नहीं कहूंगा। और ना यह आधुनिक विज्ञान पहले से इसमें लिखा हुआ है, ऐसी भी बात नहीं है। आज की जो वैज्ञानिक पद्धति है वो उसमें नहीं दी है। पर मेरा प्रश्न सरल है, क्या प्राचीन ग्रंथ आधुनिक विज्ञान के लिए नए अनुसंधान के प्रश्न दे सकते हैं? महाभारत में मुझे केवल युद्ध या दर्शन नहीं दिखता, बल्कि मानव जीवन दिखता है। मानव जीवन दिखता है। भय, मोह, स्मृति, कर्तव्य, प्रेम, क्रोध, पीड़ा, ध्यान, भक्ति, वृद्धावस्था, बुढ़ापा और मृत्यु। और इनके बीच मुख्य प्रश्न है कि मनुष्य कैसे सोचता है, निर्णय लेता है, टूटता है और अर्थ खोजता है। आज हम भीष्म पितामह को इसी दृष्टि से देखेंगे, विशेषकर उनके अंतिम जीवन को। हम यह नहीं पूछेंगे कि कथा विज्ञान को सिद्ध करती है या नहीं, बल्कि यह पूछेंगे कि यह विज्ञान के लिए कौन से प्रश्न खोलती है। नमस्काराः। अद्य वयम महाभारतम भिन्नया दृष्टया पश्यामः। भिन्न दृष्टि से देखेंगे। ना मम उद्देश्यः अस्ति यत् एषः ग्रन्थः आधुनिक विज्ञानस्य पाठ्यपुस्तकम् इति, न च यत् आधुनिक विज्ञानम तत्र पूर्वमेव निहितम्। आधुनिक विज्ञान उसमें पहले से ही निहित है, ऐसा भी हम नहीं कह रहे। मम प्रश्नः सरलः, किम प्राचीन ग्रन्थाः नूतनान् अनुसंधान प्रश्नान् जनयितुं शक्नुवन्ति। अत्र अहम केवलम युद्धम न पश्यामि। यहाँ पे मैं केवल युद्ध नहीं देख रहा हूं, किंतु मानव जीवनम, भयम मोहम, भयम मोहम, इस प्रकार के स्मृति, कर्तव्य, प्रेम, क्रोध, वेदना, ध्यानम, भक्ति, वार्धक्यम, मृत्युम, एतेषां मध्ये मानवः कथं चिन्तयति इति प्रश्नः। अद्य वयं भीष्मं पश्यामः, विशेषतः अंतिम कालम। तो यह जो लेक्चर है, मैंने कल एकादशी के उपलक्ष्य में हमारे संस्कृत विद्वान हैं उनके समक्ष भी प्रस्तुत किया था। 30 मिनट में ही करना था, विचार बहुत थे। और उन्होंने इस व्याख्यान को बहुत पसंद किया, क्योंकि इसमें मेरा जो उद्देश्य था, मेरा उद्देश्य है कि हमारे जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत के जो विद्वान हैं, वो हमें हमारे साथ मिलकर किस प्रकार अनुसंधान वगैरह में आगे बढ़ सकते हैं, हमारे शास्त्रों में छिपे हुए ज्ञान को किस प्रकार आगे बाहर निकाल कर उससे रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ टेस्ट करके और एक ऐसा ज्ञान प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे कि समाज का कल्याण हो, हमारा ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण। और इसमें बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो कि मैं जब स्वयं पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा आभास होता है, आभास नहीं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस ज्ञान को जो है समाज में लाने की आवश्यकता है। हम ये ना कहें कि हमारे शास्त्रों में ये ज्ञान पहले से ही था, उसको साइंटिफिकली रिगरस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए
हम दर्शाएं, क्योंकि हम सत्य अन्वेषण वाले लोग हैं, सत्य का अन्वेषण करना हमारी संस्कृति रही है। तो हम साइंटिफिक मेथड से ट्रुथ को सर्च करें। यही हमारे शास्त्रों में पहले भी होता था, हमारे वाद होता था, विवाद होता था। तो उस विचार को प्रकट करने के लिए मैंने कल एकादशी के उपलक्ष्य में एक भाषण दिया था। उसी को मैं अपने आज के व्याख्यान में भी पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। और चूंकि यहाँ पे समय की कोई लिमिट एज सच नहीं है, तो सारे विचारों को खुले दिल से प्रस्तुत कर रहा हूँ। और हिंदी संस्कृत में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी हम सबको आती है, और संस्कृत में मेरी श्रद्धा है। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर संस्कृत का ज्ञान बढ़ाएं और समझें कि संस्कृत भी इतनी कठिन नहीं है। अगर प्रयत्न करेंगे तो जैसे हर भाषा को सीखते हैं वैसे संस्कृत को भी सीख सकते हैं। संस्कृत में हमारे हिंदी जैसे ही बहुत, हिंदी मराठी जो भी भाषा बोले उनके बहुत शब्द हैं। थोड़ा व्याकरण की आवश्यकता है, तो मैं सीख भी रहा हूँ और अपने विचार भी प्रकट कर रहा हूँ। तो इस उद्देश्य के साथ हरिओम, आगे हम बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं चिकित्सक हूं और वैज्ञानिक हूं, पर ग्रंथों के सामने स्वयं को विद्यार्थी ही मानता हूं। जब ग्रंथों को पढ़ता हूं तो इसके सामने स्वयं को विद्यार्थी मानता हूं। हमारी परंपरा की विशेषता यह है कि यहां केवल उत्तर नहीं है बल्कि प्रश्न भी है। जगत क्या है, मन क्या है, ज्ञान क्या है, सत्य कैसे जाना जाए, वाद प्रतिवाद और संवाद हमारी परंपरा का मूल है। इसी कारण विज्ञान और दर्शन दोनों में मुझे समान आत्मीयता दिखती है, क्योंकि दोनों प्रश्न पूछते हैं। अहम चिकित्सकः वैज्ञानिकः च अस्मि, किंतु ग्रंथानां पुरतः छात्रः एव। अस्माकं परंपरायां केवलम उत्तराणि न, प्रश्नाः अपि सन्ति। प्रश्न भी है। जगत किं, मनः किं, ज्ञानं किं, सत्यं कथं ज्ञायते, अत्र वादः प्रतिवादः संवादः च दृश्यते। अतः विज्ञान दर्शनयोः मध्ये साम्यं जिज्ञासायाम अस्ति। और विज्ञान कहाँ से प्रारंभ होता है? विज्ञान कहाँ से प्रारंभ होता है? विज्ञान किसी बड़े उत्तर से नहीं, बल्कि छोटे अवलोकन से शुरू होता है। छोटे अवलोकन से शुरू होता है। कुछ देखा गया, हमने पूछा क्यों, यहीं से अनुसंधान जन्म लेता है। फिर परिकल्पना, हाइपोथेसिस, परीक्षण और संशोधन। इसलिए शास्त्र पढ़ते समय मेरा पहला प्रश्न होता है कि यहां वास्तव में क्या देखा गया, यहां वास्तव में क्या देखा गया, और दूसरा, इससे कौन सा प्रश्न निकलता है, कौन सा प्रश्न निकलता है। विज्ञानस्य आरंभः सूक्ष्मेण अवलोकनेन भवति, ततः प्रश्नः परिकल्पना परीक्षणं च। अतः शास्त्र पाठे प्रथमं पृच्छामि किं दृष्टं, ततः कः अनुसंधान प्रश्नः। महाभारत प्रयोगशाला नहीं है। यह एमआरआई, ईईजी और क्लिनिकल ट्रायल नहीं देता। यह मानव अनुभव देता है, गहरे, जटिल और बहुस्तरीय अनुभव। शास्त्र प्रश्न देता है, प्रमाण आधुनिक विज्ञान देता है। दोनों को मिलाना नहीं बल्कि संवाद कराना है। महाभारतम प्रयोगशालां नास्ति, तत्र एमआरआई व ईईजी न विद्यते, किंतु मानव अनुभवाः सन्ति। शास्त्रम प्रश्नम ददाति, प्रमाणम विज्ञानम ददाति। होमर, शेक्सपियर, ऐसे जो पश्चिमी साहित्यकार हैं, उनको भी आधुनिक विज्ञान ने इसी तरह पढ़ा है। ट्रॉमा, महाभारत और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से इन सब के बारे में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। लोगों ने उसके ऊपर साइंटिफिक जर्नल्स में उनके उदाहरण लेते हुए पेपर्स लिखे हैं, पेपर्स प्रश्न, हाई इम्पैक्ट जर्नल में पेपर्स लिखे।
तो प्रश्न यह है कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के विचार यदि होमर के साथ संभव है तो महाभारत के साथ क्यों नहीं? होमर, शेक्सपियर इत्यादयः अपि आधुनिकदृष्ट्या पठिताः। ते वैज्ञानिकाः न भवन्ति किन्तु तेषाम् अवलोकनानि उपयोगिनी भवन्ति। और हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, संस्कृत के शास्त्रों में एक तो बहुत बड़ा साहित्य है हमारे पास, पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी। वेद है, पुराण है, दूसरे अनेकानेक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, महाभारत हैं, काव्य हैं, और उसमें बहुत सूक्ष्मता के साथ मनुष्य के विचारों का कालिदास पढ़ें, बहुत बहुत सूक्ष्मता के साथ हर बात को दर्शाया गया है, बताया गया है। कमी है, हमें भाषा का ज्ञान नहीं है, और हम ट्रांसलेशन से अगर पढ़ते हैं तो हम उसके पूरे अर्थ को नहीं समझ पाते, उस प्रकार से नहीं समझ पाते जिस प्रकार से समझ में आनी चाहिए। तो इसी बात को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अनुसंधानस्य प्रथमः चरणः न प्रयोगशाला अपितु ग्रंथालयः। प्रथमः चरणः प्रयोगशाला नास्ति, प्रथमः चरणः ग्रंथालयः। ग्रंथालय में जाके आप पढ़ें। प्रथमम् अस्माभिः शास्त्रेषु निहितं ज्ञानम् अन्वेष्टव्यम् तत् सम्यक् व्यवस्थितं कर्तव्यम् आधुनिक विषयैः सह तस्य संवादः स्थापनीयः। और उसके बाद उसके ऊपर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर कोई नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो हम समाज के सामने, साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने उसको प्रस्तुत करें। को जो है साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने हम प्रस्तुत करें। जब हम महाभारत के विषय में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में विचार आता है, मन में विचार आता है अर्जुन और भीष्म पितामह का। अर्जुन के बारे में जब हम सोचते हैं तो पहला चित्र यही आता है कि माइंड इन क्राइसिस। अर्जुनः साधारणां समस्यां न अनुभवति स्म। महाभारत के प्रारंभ में, जब युद्ध का जब प्रारंभ होता है, तो उससे पहले अर्जुन के विषय में हमने इतना जाना होता है कि वह एक महान योद्धा ही नहीं थे, अन्य सारे विषयों का भी उनको ज्ञान था। बहुत उच्च श्रेणी के गुरुओं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और वानप्रस्थ के समय भी उन्होंने बहुत प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किया। वर्षों का वानप्रस्थ था तो उसमें उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन जब युद्ध का समय आया तो वो माइंड इन क्राइसिस मोड में चले गए। अर्जुनः साधारणां समस्यां न अनुभवति स्म। सः जीवनस्य अत्यंत गंभीर निर्णयस्य क्षणे स्थितः आसीत्। तस्य गात्राणि सीदन्ति, मुखः परिशुष्यति, शरीरं वेपते, त्वक् परिदह्यते, गाण्डीवं हस्तात् संसृते, सः स्थातुं न शक्नोति, तस्य मनश्च भ्रमतीव। जब उनका मन पूरी तरह क्लियर होना चाहिए था, तब उनके मन में उनका जो है मुख सूखने लगा, हृदय जो है तेज गति से भागने लगा, हाथ से उनके शस्त्र छूटने लगे, एक जगह वो खड़े नहीं हो सके, वो उनको बैठ गए, मन भाग रहा था इधर उधर। क्या हुआ मन में? करुणा, भयम, मोह, कर्तव्यम, कुल स्नेह, नैतिक संदेहश्च तस्य अंतःकरणे परस्परम संघर्षम कुर्वन्ति। करुणा, भय, मोह, कर्तव्य, क्या करूं क्या ना करूं, कुल स्नेह, नैतिक संदेह, मोरालिटी का प्रश्न उनके मन में आने लगा। इस प्रकार वो जो है कंफ्यूज हो गए, डिसीजन मेकिंग में उनको प्रॉब्लम आ गई, फियर हो गया, मोरल कॉन्फ्लिक्ट उनके मन में आ गया, विषाद, डिप्रेशन, कॉग्निटिव कंफ्यूजन, मोरल डिलेमा, एंग्जाइटी, फिजियोलॉजिकल अराउजल। और इन बातों को बहुत सुंदर श्लोकों में गीता में दिया हुआ है। वो ऑब्जर्वेशन जो है बहुत सुंदर प्रकार से हमारे गीता में दिया हुआ है। इसी प्रकार एक दूसरे महान चरित्र हैं भीष्म पितामह। उनकी स्मृति, संवाद और चेतना उनके जीवन के अंतिम क्षण में भी बनी रहती है। जब हम यह चित्र देखते हैं तो हमें याद आता है कि किस प्रकार वो बाणों की शैया में लेटे हुए हैं,
भीष्मः शरशय्यायाम अस्ति, शरीरे शतशः बाणाः सन्ति, उनके शरीर में हजारों बाण लगे हुए हैं, तथापि मनः स्थितम स्थिरम अस्ति। इतनी वेदना, और उनकी उम्र आप सोचिए कि कितने वो वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, और तो भी उनका मन स्थिर है। तथापि मनः स्थिरम अस्ति, श्री कृष्ण ध्यानम अस्ति, भगवान श्री कृष्ण में ध्यान करते हैं, और ध्यान ही नहीं करते, उनकी अर्चना का एक बहुत सुंदर, जिसको कि भीष्म स्तवराज कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। श्लोक हैं जिनमें कि वो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए, उनके ऊपर मेडिटेशन करते हुए, उनके सारे खूबियों को बताते हुए, और फिर वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं। उत्तरायण का समय आता है और वो पृथ्वी से चले जाते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान होता है, ऐसी बात बताई जाती है। तो अर्जुने मनः संकटे भीष्मे शरीरम संकटे किंतु भीष्म स्मृति संवादश्च दृश्यते। अब बात यह है कि भीष्म को केवल शरशैया पर नहीं देखना चाहिए, उनके पीछे दशकों का जीवन है। न्यूरो साइंस कहता है कि अनुभव मस्तिष्क बदलता है, अनुभव मस्तिष्क बदलता है। तो प्रश्न है कि क्या अंतिम अवस्था पूरे जीवन का परिणाम है? पूरे जीवन के लाइफ एक्सपीरियंसेस, और मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में आगे बताऊंगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी, लर्निंग, कॉग्निटिव रिजर्व का इम्प्रूवमेंट होना, जो अंत समय आता है हमारा, तो उस समय हम क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते, क्या यह हमारे पूरे जीवन के एक्सपीरियंस का परिणाम है? भीष्मः केवलम शरशय्यायाम न द्रष्टव्यः, तस्य जीवनम दीर्घम अस्ति, अनुभव मस्तिष्कम परिवर्तयति। भीष्म की प्रतिज्ञा और पहचान, इस विषय पे हम सब विचार करते हैं कि भीष्म की प्रतिज्ञा केवल त्याग नहीं, बल्कि दीर्घकालिक व्यवहार और पहचान का निर्माण है। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं, हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। प्रतिज्ञा केवलम त्यागः न, किंतु दीर्घकालिकम व्यक्तित्व निर्माणम। मन, वाणी और कर्म अलग नहीं होते, वे एक दूसरे को लगातार बदलते हैं। यही स्थिरता और परिवर्तन दोनों का स्रोत है। भीष्म की चोट गंभीर है, फिर भी कथा में उनकी चेतना सक्रिय रहती है। हम यहाँ डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह देख रहे हैं कि कथा कौन सी मानसिक क्षमताएं संरक्षक दिखाती है। कथा में कौन सी उनकी मानसिक संरक्षणाएं, उनकी जो क्षमताएं हैं, वह संरक्षित हैं, बची हुई हैं। अत्र निदानम न क्रियते, हम यहाँ पे उनका डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, केवलम चेतनाया निरंतरता अवलोकय। उनकी जो चेतना की जो निरंतरता है, उसका अवलोकन कर रहे हैं। चिकित्सा में व्यक्ति अक्सर रोग बन जाता है, पर वास्तव में वे उससे बड़ा है। भीष्म केवल घायल नहीं, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्ति हैं। व्यक्ति ही रोगात महानस्ति। भीष्म युद्ध से ज्ञान की ओर जाते हैं, भीष्म युद्ध से ज्ञान की ओर जाते हैं। क्या सामाजिक भूमिका मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? ज्ञान केवल मस्तिष्क में नहीं, बल्कि समुदाय और परंपरा में भी रहता है। ज्ञानम केवलम मस्तिष्के न किंतु परंपराया अपि। ज्ञान और जीवन स्मृति अलग है, पर दोनों मिलकर पहचान बनाते हैं। स्मृति ही द्विविधा, स्मृति ही द्विविधा, ज्ञानात्मकम जीवनात्मकम च, ज्ञानात्मकम जीवनात्मकम च। नाम केवल ध्वनि नहीं, बल्कि स्मृति, भावना और अर्थ का नेटवर्क है। भक्ति एक इंटीग्रेटेड कॉग्निटिव स्टेट हो सकती है। तो जो भगवान श्री कृष्ण का नाम और उनके अलग अलग कैरेक्टर्स को याद करते हुए वो भीष्म स्तवराज का पाठ करते हैं, स्वयं उसका निर्माण करते हैं, उस समय करते हैं, तत्क्षण करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, तो नाम जो है केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि उससे स्मृति आती है,
जब हम किसी का नाम लेते हैं तो हमको उनकी याद आती है, भावना होता है उसके पीछे में और अर्थ होता है उसका नेटवर्क। सो भक्ति एक इंटीग्रेटेड कॉग्निटिव स्टेट हो सकती है। नाम केवलम ध्वनि ना किंतु स्मृति भावार्थ समूह। उसी प्रकार पेन, सफरिंग और मीनिंग, इनके ये अलग है। अर्थ अनुभव को बदल सकता है, यह वैज्ञानिक प्रश्न है। वेदना दुखम अर्थश्च पृथक। और फिर प्रश्न आता है अंतकाल और पेशेंट की गरिमा। यह व्यक्ति कौन है, ना केवल रोग। अंते प्रश्न अयम कह। तो 6 क्षेत्र हैं: स्मृति, जप, ध्यान, भक्ति, अभ्यास और गरिमा। ये उत्तर नहीं है बल्कि ये रिसर्च डायरेक्शन है। तो कहने का अर्थ यह है कि शास्त्र से सीधे निष्कर्ष नहीं बल्कि हाइपोथेसिस बनाए जा सकते हैं, बनते हैं। फिर प्रयोग, मापन और परीक्षण, फिर उसके ऊपर में हाइपोथेसिस बना के टेस्टिंग की जा सकती है। और आवश्यक यह है कि ना अतिशयोक्ति हो और ना उपेक्षा हो। यदि हाइपोथेसिस गलत हो तो भी ज्ञान मिलता है। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यही है कि किसी बात की अतिशयोक्ति ना करें, एग्जैजरेट ना करें, ना अपेक्षा उपेक्षा करें। तो भीष्म उत्तर नहीं देते, वे प्रश्न देते हैं, स्मृति, पहचान, भक्ति, अर्थ और गरिमा के प्रश्न। इस प्रकार की वो बातें हम हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे कि मानव जीवनस्य विलक्षणान अनुभवान सूक्ष्म अवलोकन रूपेण प्रस्तुतयति। महाभारत में हमें मानव जीवन के विलक्षण अनुभवों का सूक्ष्म अवलोकन होता है। शास्त्र प्रश्नान ददाति, शास्त्र प्रश्न देते हैं। विज्ञानम तेषाम परीक्षाम करोति, और वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए, यूजिंग द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, हम जो है उन हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? इसको हिंदी संस्कृत में हम मस्तिष्क परिवर्तनशीलता ऐसा कह सकते हैं। आधुनिक तंत्रिका विज्ञाने, आधुनिक न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी इति शब्देन मस्तिष्कस्य सा क्षमता उच्यते। मस्तिष्क की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे अभ्यासेन, शिक्षया, अनुभवेन च स्वस्य संरचनाम कार्यम च परिवर्तितुम समर्था भवति। मस्तिष्क की उस क्षमता को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसमें अभ्यास करने से, शिक्षा ग्रहण करने से, अनुभव से हमारे मस्तिष्क की संरचना में परिवर्तन आता है और हम और समर्थ होते हैं। हम और समर्थ होते हैं। एक्सपीरियंस डिपेंडेंट प्लास्टिसिटी क्या होता है कि हम विभिन्न प्रकार के जो एक्टिविटीज करते हैं, अध्ययन करते हैं, पहली बार याद नहीं होता है, दो तीन बार पढ़ते हैं, याद होता है। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो छोटे मॉलिक्यूल लेवल पे जो चेंजेस आते हैं, फिर परमानेंट चेंजेस में कन्वर्ट होते हैं। हमारे जो ब्रेन के जो साइनेप्सेस हैं वो जो है स्ट्रांग नेटवर्क बन जाते हैं। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। तो अध्ययन, संगीत का अभ्यास, ध्यान, कौशल अभ्यास, ये जो भी चीज़ हम करेंगे वो शुरू में उस शॉर्ट टर्म में जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी के फॉर्म में डेवलप होगा। शॉर्ट टर्म नेटवर्क्स टेम्पररी होंगे, लेकिन उसी को हम अगर अभ्यास करते रहेंगे तो आगे चल के वह न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से हमारे ब्रेन में, हमारे आदतों में वह परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। तो इससे क्या बदल सकता है न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से? कि बेहतर ध्यान, अगर हम ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें तो शुरुआत में बड़ी मुश्किल होती है। एक जगह बैठ पाना ही मुश्किल होता है, फिर बैठ के एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। आवाज़ समझ में आता है कि पीछे माताश्री क्या कर रही हैं, पिताश्री क्या कर रहे हैं, कहाँ गाड़ी चल रही है। पर धीरे 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 जब हम उसकी रोज आदत बनाते हैं तो हमें फोकस करना, अटेंशन करना आ जाता है। स्मृति में सुधार होता है। एक बार हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, याद नहीं होता है, 2 बार पढ़ते, 3 बार पढ़ते हैं, फिर याद होने लगती है। समस्या हल करने की क्षमता आती है, भावनात्मक संतुलन आता है, कौशल में दक्षता आती है। जितना ज़्यादा हम फोकस्ड होकर ज्ञान प्राप्त कर सकें, पुस्तक पुस्तक पढ़ना जैसे,
पुस्तक पढ़ने के लिए सबसे पहले तो अटेंशन चाहिए, फोकस करेंगे तभी वो क्या लिखा है पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे उसके अर्थ को जो है। तो फोकस करना, अटेंशन करना, ये तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से मस्तिष्क की बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जो कि हम नया ज्ञान जो प्राप्त करें उसके अनुसार वो बदलते रहती हैं, और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यह श्लोक गीता का बार बार मेरे मन में आता है। इस विचार को जब मैं गीता में पढ़ता हूँ कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। उनसे अर्जुन अर्जुन को बता रहे हैं कि हे बड़ी बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास वैराग्य से मन को एक जगह स्थिर कर पाना संभव है, लेकिन अभ्यास चाहिए, अभ्यास चाहिए। तो जैसा मैं बता रहा था कि महाभारत युद्ध का प्रारंभ ही, जिसके बारे में हम गीता में पढ़ते हैं कि माइंड इन क्राइसिस से होता है, माइंड इन क्राइसिस से होता है। अर्जुन जो है एक बहुत बड़े योद्धा थे, वो इतने महान योद्धा थे कि उन्होंने उनको जो है एक एग्जाम्पल के रूप में माना जाता था, देखा जाता था। और भगवान श्री कृष्ण उनको जब इस स्थिति में देखते हैं तो उनको वो कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से उनके विचारों में परिवर्तन लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह सबसे पहले उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो पहला अध्याय जो गीता का है उसमें सबसे पहले तो यही हम देखते हैं कि अर्जुन ही अपने विचारों को प्रकट किए जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण शांति से सुन रहे हैं। श्री कृष्ण तस्य वचनम मध्ये न निरुद्धति, बीच में जो है अवरोध नहीं ला रहे। प्रथमम सह अर्जुन हम अर्जुनम स्वस्य संपूर्णाम व्यथाम वक्तुम अवसरम ददाति, सबसे पहले वे अर्जुन के संपूर्ण व्यथा जो है उनको बोलने देने का अवसर देते हैं। श्री कृष्ण सर्वम धैर्येण शृणोति, श्री कृष्ण सारी बातों को बड़े धैर्य के साथ सुनते हैं। एषः उत्तम चिकित्सकीय संवाद से प्रथम सिद्धांत अस्ति, और यही जो है एक अच्छे चिकित्सक का, एक डॉक्टर का, हम फिजिशियंस का एक पहला जो सिद्धांत है वो यही है कि हम संकटग्रस्तस्य पुरुषस्य वचनम सम्यक श्रोतव्यम। संकटग्रस्त पुरुष जो है, मनुष्य जो है, संकटग्रस्त मतलब जो संकट में है, तो यहाँ पेशेंट, उसकी बात को वचनम सम्यक श्रोतव्यम, सम्यक रूप से बड़े शांति से ध्यान से फोकस के साथ सुने। यह जो है हम चिकित्सकों के लिए अति आवश्यक है। उसके बाद में सह यानी श्री कृष्ण अर्जुनम बोधयति सह किम अनुभवति मोहस्य कर्तव्यस्य च संघर्षः कुत्र अस्ति किम तस्य वशे अस्ति किम च नास्ति तस्य स्वधर्मः कः कर्म कथम करणीयम फलासक्तेः मनः कथम विमोचनीयम। तो उसके बाद में वो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से अपने विचार उनके सुनते हैं, पहले उनकी समस्या को सुनते हैं और उसके बाद में उनको बताते हैं कि क्या अनुभव कर रहे, मोह और कर्तव्य का संघर्ष कैसे होता है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, अपना धर्म क्या है मनुष्य का, और कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, फल के ऊपर आसक्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस सब विचारों को अपने गीता के पूरे 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, उनमें वो उनको बताते हैं। अतः श्री कृष्ण अर्जुनम केवलम सांत्वयति न, सिर्फ वो अर्जुन को सांत्वना नहीं दे रहे, सह तस्य विचारान भावना आत्मबोधम कर्तव्य बुद्धिम च पुनः सुव्यवस्थितान करोति। भगवान श्री कृष्ण एक डॉक्टर की तरह, एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट की तरह अर्जुन के विचारों को, भावनाओं को, आत्मबोध को, कर्तव्य बुद्धि को सुव्यवस्थित करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं। फिर हम 17वें अध्याय में जानते हैं अर्जुन से कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति लौट आई, मैं अब स्थिर हूं, मेरा संशय दूर हो गया है, ऐसा अर्जुन कहते हैं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा
त्वत्प्रसादान् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। आपके वचनों को सुन के मेरा जो संदेह थे वो सब चले गए, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति लौट आई। पर जैसा मैंने कहा कि भीष्म पितामह, उनका तो पूरा जीवन पढ़ने योग्य है। उनका पूरा जीवन जो है, बाल्यकाल से लेके, जन्म से पहले से लेके और मृत्यु तक पूरा जीवन जो है, और उसको बहुत सूक्ष्मता के साथ महाभारत में, ग्रंथ में उनकी बातों को दिया गया है कि उनका जीवन जो है पेन, मेमोरी एंड डिवोशन का एग्जाम्पल है। अत्यंत, जब हम यह चित्र देखते हैं, इसमें यह उनके अंत समय का है। भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं और भीष्म बाणों की सैया पे हैं, और जब हम यह चित्र देखते हैं, मैं देखता हूं, तो प्रश्न यह आता है कि अत्यंत असहनीय, सहन ना कर सकने जैसी शारीरिक पीड़ा में चेतना कैसे हो सकती है या कैसे रहती है? स्मृति किस प्रकार सुरक्षित रहती है, मेमोरी किस प्रकार प्रिजर्व रहती है, ध्यान और भक्ति इतनी स्थिर कैसे रहती है? ऐसा पॉसिबल है कि आपकी ध्यान और भक्ति अंत काल में भी इस प्रकार स्थिर हो जैसी उनकी है? मृत्यु के समीप भी शिक्षण और निर्णय क्षमता कैसे बनी रहती है? और क्या इन अनुभवों का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है? मेमोरी, कॉग्निशन, नियर डेथ एक्सपीरियंस, इनको क्या हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च के एनवायरनमेंट में? और कर सकते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं? कर सकते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मम प्रयोजनम नास्ति एतत् प्रतिपादितुम यत आधुनिक तंत्रिका विज्ञानम महाभारते पूर्वमेव आसीत्। मेरा प्रयोजन यह नहीं है कि मैं यह प्रतिपादित करूं, बताऊं कि आधुनिक तंत्रिका विज्ञान जो न्यूरो साइंस है वो महाभारत में पूर्वमेव आसीत्, पहले से ही था, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। ये मेरा प्रयोजन नहीं है। मम निवेदनम केवलम एतावत्, मेरा निवेदन सिर्फ यही है, यही बोलना चाहता हूं कि भीष्मस्य अंतिम जीवन प्रसंगः आधुनिक विज्ञानाय नूतनान स्पष्टान परीक्षणीयान अनुसंधान प्रश्नान जनयति। भीष्म के जो प्रसंग हैं उससे हमारे पास क्या आधुनिक विज्ञान के माध्यम से स्पष्ट और टेस्ट करने जैसे हाइपोथेसिस हैं, और अगर हैं तो क्या हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और उससे हमको क्या लाभ होगा? तो जैसे मिलिट्री के लोग होते हैं, युद्ध में जाते हैं, उनकी भी इसी प्रकार की सिचुएशन होती है। तो उनके उन एक्सपीरियंसेस से हम क्या रिसर्च, किस प्रकार के प्रश्नों का हम उत्तर खोज सकते हैं, उस हाइपोथेसिस को जनरेट करने के लिए ये शास्त्रों के एक्सपीरियंस, इनके कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस को क्या हम आगे टेस्ट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में? ये एक प्रश्न बनता है जो कि हमारे संस्कृत के जो विद्वान हैं या शोध करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे लेके चल सकते हैं। तो अद्य विज्ञानम वदति अभ्यासः मस्तिष्कस्य संरचनां कार्यप्रणालीं च परिवर्तयति। पुनः पुनः अभ्यासेन तंत्रिका जालानि दृढ़ानि भवन्ति, नूतनाः संयोजनाः उत्पद्यन्ते, स्मरण शक्ति ध्यानम निर्णय शक्ति च परिवर्तन्ते। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के विषय में जब मुझे बोलना होता है तो यही है कि पुनः पुनः अभ्यास से तंत्रिका जाल यानी न्यूरल नेटवर्क्स वो दृढ़ होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और नूतन संयोजन उत्पद्यन्ते, न्यू ऑर्गेनाइजेशन उनकी होती है, जिससे कि स्मरण शक्ति, ध्यान, मेमोरी, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, यह सब जो है बदलता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जब मैं इन विचारों को सोचता हूं तो मुझे गीता का यह श्लोक याद आता है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम छलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये विचार आता है। और यह भी विचार, जैसा कि पहले भी बता चुका हूं, कि न्यूरोप्लास्टिसिटी से
मस्तिष्क जो है बदलता है, मॉलिकुलर चेंजेस से लेके प्रोटीन चेंजेस, परमानेंट चेंजेस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क, ये सब होता है और उसको समझना बहुत आवश्यक है। तभी हम ब्रेन के फंक्शंस को ढंग से समझ पाएंगे। यहाँ पे कॉग्निटिव रिजर्व का एक आइडिया है जो कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि दो लोग हैं, एक के ब्रेन में बहुत सारे लीजन्स हैं और दूसरे के ब्रेन में नहीं है, और दोनों को हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए भेजते हैं। और कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि दोनों का एक जैसा न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट का फाइंडिंग है। तो प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कैसे संभव है कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति ब्रेन में इतना इंजुरीज लेके घूम रहा है, उसका परफॉर्मेंस दूसरे मनुष्य जिसके ब्रेन में कोई लीजन्स, कोई पैथोलॉजी नहीं है, एक समान कैसे हो सकता है। तो उसको समझाने के लिए हम बोलते हैं कॉग्निटिव रिजर्व। कॉग्निटिव रिजर्व जो है हमारे जीवन में, हम जिन्हें जो पूरा जीवन किया है, एजुकेशन, एक्सरसाइज, बाइलिंगुअलिज्म, ठीक है, उन सब से हमारे ब्रेन का जो फंक्शनिंग है उसका इम्प्रूवमेंट होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी से होता है, न्यूरल नेटवर्क के चेंजेस से होता है, पर होता है। और उसको हम कॉग्निटिव रिजर्व कहते हैं। उससे होता ये है कि अगर ब्रेन को इंजरी भी होती है तो भी ब्रेन के पास में इतनी क्षमता होती है कि उस इंजरी के कारण होने वाले प्रोसेसिंग में जो अवरोध आता है उसको बाईपास करके कॉग्निटिव परफॉर्मेंस ठीक ठाक कर सके। तो क्या अभ्यास केवल आध्यात्मिक अनुशासन है या दीर्घकालीन मस्तिष्कीय परिवर्तन की ओर भी संकेत करता है? तो इस बात को जब मैं सोचता हूं तो इसी पर मुझे अवधान, वेदाध्ययन, पदपाठ, क्रमपाठ, धनपाठ और अन्य वैदिक परंपराओं की याद आती है। और मुझे उनमें अत्यंत उच्च स्तर की सस्टेन्ड अटेंशन, सेलेक्टिव अटेंशन, वर्किंग मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का असाधारण विकास दिखाई देता है। जब हम भीष्म पितामह की ही कथा सोचते हैं तो उनकी कथा बड़ी रोचक है। जन्म होता है, माता उनको लेकर चली जाती हैं। जब आती हैं तो बताती हैं उनके पिताश्री को, शांतनु को, कि उन्होंने देवव्रत, तब उनका नाम देवव्रत था, उनको किस प्रकार के ज्ञान प्रदान कराए गुरुकुल में, वेदाध्ययन कराया, धनुर्वेद कराया, शास्त्रों का ज्ञान कराया। और अपने वचन, उनको वचन देना पड़ा क्योंकि उनकी जो जो राजा शांतनु थे वो सत्यवती नामक महिला पर आकर्षित हुए और उनसे विवाह करना चाहते थे। पर उनके जो पिता हैं, सत्यवती के पिता जो हैं, वो उस विवाह के लिए राजी नहीं थे। वो चाहते थे कि उनका ही जो पुत्र हो वही आगे राजा बने। और भीष्म इतने कैपेबल थे कि उन्हें ही बनना चाहिए था, वही राजकुमार थे। तो उन्होंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा ले ली, भीष्म ने एक प्रतिज्ञा ले ली। प्रतिज्ञा ये कि वो जीवन भर कभी जो है विवाह नहीं करेंगे, सेलिबेसी का फॉलो करेंगे। और उन्होंने उसको करके दिखाया। उन्होंने जो निर्णय लिया, उन्होंने उसको करके दिखाया। ही बिकेम द रोल मॉडल। इसलिए कहा जाता है यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद देवेत्रो जना सयत प्रमाणम करोते लोकस्तदनुवर्तते। इस बात को जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि जिस प्रकार श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं उसी का समाज में दूसरे लोग अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, उसी को लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम भी श्रेष्ठ कार्य करो। तो यहाँ पे एक श्रेष्ठ कार्य करने वाले हमारे जो भीष्म पितामह है, उनका जो पूरा जीवन है वो हमें एक एग्जाम्पल के रूप में मिलता है देखने के लिए। उसके बाद में उनका कॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग एंड ऑस्टेरिटी एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ धर्मा। फिर आता है पावरफुल मोमेंट ऑफ पेशेंट कम्युनिकेशन एंड डिग्निटी इन केयर। यह क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि जब उनके ऊपर शैया में थे और उनको वैद्यों को बुलाया गया और वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने अपने परिवार में कहा कि जो वैद्य आ रहे हैं उनको वापस आप भेज दो, मुझे अब मेरा समय आ गया है। और वो लोग को फिर भेज दिया जाता है। तो जिस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया गया उसमें पता चलता है कि किस प्रकार उनकी ऑटोनॉमी की भी इज्जत की गई, जिस चूंकि आजकल के ज़माने में हमारे मेडिसिन में टर्म्स यूज होते हैं। और उस समय पे भी वो
इतने बड़े, इतनी उम्र में भी थे, शरशैया में थे, मृत्यु के नजदीक थे, दुख में होंगे, कितनी वेदना हो रही होगी, तो भी ही वॉज एबल टू ऑफर टीचिंग सम धर्म। उस समय वह धर्म के विषय में ज्ञान प्रदान कर रहे थे। जब यह चित्र देखता हूं तो याद आता है कि वो कितने दुख में होंगे, लेकिन आश्चर्यचकित हो जाता हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि महाभारत पढ़ के आश्चर्यचकित हो जाता हूं, ग्रंथों को अपने पढ़ के, उसमें बताई गई बातों को पढ़ के आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि ऐसा भी संभव है कि शरशैया पर स्थित होकर भी उनकी स्मृति अविचल है, उनका ध्यान एकाग्र रहा, उनकी निर्णय शक्ति स्पष्ट रही, उनका उपदेश व्यवस्थित रहा, उनकी चेतना निर्मल रही। यही वह स्थान है जहां मन में अनेक नए वैज्ञानिक प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं, और फिर मैं सोचने लगता हूं कि किस प्रकार उस पर रिसर्च किया जा सके। तो सर्वप्रथम अनुसंधान के विषय में प्रश्न रचना की आवश्यकता है, पाठाधारित अध्ययन की आवश्यकता है, प्रसंग पहचान और विषय निर्धारण, और उसके बाद में इसमें हमें हमारे संस्कृत के जो विद्वान हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी कि जो टेक्स्ट में जो चीज़ें दी हैं उसका हम सही इंटरप्रिटेशन करें, उसमें गलती ना हो, क्योंकि वहाँ पे ही गलती हो जाएगी तो आगे सारे जो नेक्स्ट प्रोसेसेस हैं जिसमें कि रिसर्च डिज़ाइन वगैरह किया जाता है उसमें भी त्रुटियां आ सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद में परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना निर्माण मतलब हाइपोथेसिस जनरेशन। उसके बाद में स्टडी डिज़ाइन और मेथड्स अप्लाई करके फिर डेटा कलेक्शन करो, और इस पॉपुलेशन से, इंडियन पॉपुलेशन से रिजल्ट्स एस्टैब्लिश करके यह बताना आवश्यक होगा कि किस सोसाइटल प्रैक्टिस से, किस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से क्या आउटकम निकलता है। तो उसी उपलक्ष्य में महाभारत का युद्ध अब खत्म हो गया है, और युधिष्ठिर जो हैं अपने भाइयों को प्रसन्नचित्त होकर उनके महल वगैरह दे रहे हैं कि जहाँ पे वो रहें। दुर्योधन और उनके भाई वगैरह अपना अपना स्थान त्याग रहे हैं, उनके जो वृंद हैं, ब्राह्मणों को उन्होंने जो है जो गिफ्ट्स वगैरह हैं वो दे दिए, और फिर वो अपने कक्ष में जा रहे होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। और जब वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो भगवान को वो योगनिष्ठ योग मुद्रा में पाते हैं। इस प्रकार वो व्याख्यान करते हैं कि निगृहीतो ही आयुस्ते पंचकर्मा शरीरगः इंद्रियाणि प्रसन्नानि मनसि स्थापितानि च, यथा दीपो निवातस्थो निरिंगो ज्वलते पुनः तथासी भगवन देव पाषाण इव निश्चलः। बोलते हैं कि आप बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे, जैसे दिया जो है बिल्कुल कभी कभी नहीं हिलता है जब कोई वायु वगैरह हवा नहीं उड़ रही होती है, उसी प्रकार आप पत्थर की तरह, पाषाण एवं निश्चला, पत्थर के समान आप जो है स्टेबल मन स्टेबल बिल्कुल दिख रहे हैं। आप योग की मुद्रा में हैं, योग कर रहे हैं, और ऐसा क्या है जिस पे आप विचार कर रहे हैं, मुझे अगर आप शेयर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन तो करें। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी योग मुद्रा से बाहर आते हैं और कहते हैं कि शरतल्प गतो भीष्म सम्यन्नी व हुतासन पाम ध्यायति पुरुष व्याघ्रस्ततो में तदगतम मनः। पुरुष व्याघ्र भीष्म पितामह को बोला जा रहा है कि पुरुष व्याघ्र थे, उधर उनकी तरफ मेरा मन बार बार जा रहा है। और ये सीरीज ऑफ श्लोकाज हैं जिसमें कि वो भगवान जो श्री कृष्ण है वो भीष्म पितामह के विभिन्न जो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसको वो गिना रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि चलो उनसे मिलने चलते हैं, उत्तरायण का समय आने वाला है अगले दिन, और वो चले जाएंगे, उससे पहले उनसे हम मिलके और भी जो आशीर्वाद ले सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वो करें। जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे अनेक उस समय के समकालीन जो ऋषि मुनि थे, ऋषिगण थे, वो सब हैं। शांडिल्य ऋषि हैं, पराशर ऋषि हैं, नारद हैं, सब हैं वहाँ विद्यमान। भीष्मस्तु पुरुष व्याघ्र कर्मणा मनसा गिरा शरतल्प गतः कृष्णम प्रदध्यो प्रांजलि शुचि।
स्वरेण हृष्टपुष्टेन तुष्टाव मधुसूदन योगेश्वरं पद्मनाभं विष्णुं जिष्णुं जगत्पतिं कृताञ्जलि पुटो भूत्वा वाग्विदां प्रवरः प्रभु भीष्म परमधर्मात्मा वासुदेवाम स्थास्तुवत्। और फिर वहां पे वो जो है अपने भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं और उसके पश्चात भीष्म स्वराज का निर्माण होता है। यह शांति पर्व में आता है यह। और प्रश्न ये है यहाँ पे कि हाउ डज इंटेंस डिवोशनल फोकस भक्ति इन्फ्लुएंस न्यूरल नेटवर्क्स ऑफ अटेंशन। हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द न्यूरल नेटवर्क्स of attention? Can deliberate cognitive redirection toward a chosen ideal, for example, Krishna, reduce pain perception and existential distress? What is what is the role of semantic memory, lifetime attachment and meaning in shaping a good death? और ये सब प्रश्न जो है आज के ज़माने में बहुत प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट है, क्योंकि इस विषय पे हम एंड ऑफ लाइफ केयर के विषय में या उस डायरेक्शन में कोई चले जा रहा है तो हम बहुत कॉमनली जो है पैलिएटिव मेडिसिन के एमडी को याद करते हैं। कैन प्रैक्टिसेस लाइक स्तोत्रा रेसिटेशन induce measurable changes in brain activity and autonomic regulation in terminally ill patients? कठिन होगा इस प्रकार का रिसर्च कर पाना, लेकिन कर सकते हैं कि ब्रेन में मेजरेबल चेंजेस क्या आते हैं। तो ब्रेन की कनेक्टिविटी टेस्ट कर सकते हैं, ब्रेन में हम फंक्शनल एमआरआई कर सकते हैं, ब्रेन की हम एमआरआई करके ब्रेन के अलग अलग लेयर्स की हम थिकनेस मेजर कर सकते हैं, कहाँ थिकनेस ज़्यादा है कहाँ कम है। ये प्रकार के हम रिसर्च आज के ज़माने में कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो प्राचीन काल में उपलब्ध नहीं थी, इसलिए तब नहीं किया जा सका। उस समय में प्राचीन काल में जब एमआरआई और ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास है, एआई का ज़माना है, डेटा साइंस का ज़माना है, तो हमारे पास ये टूल्स अवेलेबल हैं जिसको कि हम उपयोग में ला सकते हैं। और इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो काम करते रहें, लेकिन इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको भी हम रिसर्च करने के लिए आगे सपोर्ट करें, आगे सपोर्ट करें। तो उत्तरायण काल आ जाता है और वो भगवान श्री कृष्ण उनको याद करते हैं और यहाँ पे भीष्म पितामह छोड़ के पृथ्वी से चले जाते हैं। पर मेरा उद्देश्य है इस बात को उजागर करना, सबके समक्ष लाना। सब कार्य मैं स्वयं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस विजन को लोग आगे लेके बढ़ें, संवाद हो, सहयोग हो, अनुसंधान हो, यह बहुत आवश्यक है। भारत का, हमारे देश का जो अगला कदम है वह क्या हो, किस प्रकार हम हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जिसको कि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के माध्यम से बहुत आजकल भारत में उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको हम साइंस से कैसे जोड़ें और आगे फ्यूचर को कैसे बढ़ें। हमारे जो संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को प्रमोट करें। जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एक्सपर्ट्स, न्यूरो साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, ह्यूमैनिटीज़, इधर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करें और साइंस को आगे बढ़ाने के जो पद्धति है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, पहले उस पर ध्यान दें। क्योंकि मेथोडोलॉजी स्ट्रांग होगी तभी तो हम अपने डेटा को इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट कर पाएंगे और उस पर अगर कोई प्रश्न कोई करेगा तो हम उसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो मेथोडोलॉजी को रिगरस बनाना बहुत आवश्यक है। महाभारत विज्ञान का प्रमाण नहीं है, महाभारत अनुसंधान प्रश्नों का स्रोत हो सकता है और परंपरा और विज्ञान के बीच में संवाद की आवश्यकता है। तो हम कहना चाहते हैं कि डो नॉट एक्सेप्ट एवरी स्टेटमेंट एज एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट सिंपली बिकॉज इट अपीयर्स इन अ रेवर्ड टेक्स्ट। अंध स्वीकृति हम ना प्रदान करें, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को फॉलो करें और प्रूफ हो जाए
तब उसको करें, ना अंध अस्वीकृति करें। हम ऐसा भी ना करें कि जो है हमारे जो संस्कृत के जो ज्ञानी लोग हैं उनकी बातों को हम डिसमिस करें, वह भी अच्छा नहीं रहेगा। डू नॉट डिसमिस एन ऑब्जर्वेशन merely बिकॉज इट अपीयर्स इन एन एंशियंट टेक्स्ट। प्रश्न करें, परिकल्पना करें, हाइपोथेसिस बनाएं, परीक्षण करें, प्रमाण खोजें, प्रमाण दें। Transform the textual observations into scientific hypothesis and evaluate them using modern methods। आजकल एआई का जमाना है, टेक्स्ट माइनिंग का जमाना है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिनको कि पढ़ पाना, याद कर पाना कठिन है, लेकिन टेक्स्ट माइनिंग के टूल्स हैं, एआई का जमाना है। हम टेक्स्ट माइनिंग के माध्यम से ग्रंथों को एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद उससे जो डेटा निकलता है उसको हम आगे फिर अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे न्यूरोसाइंस में, फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, दूसरे जो क्षेत्र, उनके समक्ष प्रस्तुत करें और उनके साथ मिलकर फिर हाइपोथेसिस जनरेट करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और हाइपोथेसिस अगर मीनिंगफुल लगता है, इम्पैक्टफुल लगता है, जिससे कि समाज में उसका असर पड़ सकता है, तो उसको आगे फिर साइंटिफिक मेथड से हम रिसर्च करके दुनिया के समक्ष लाएं कि क्या वह बात सत्य है, हो सकती है। तो संतुलित पद्धति, मेथोडोलॉजी जो है वह बहुत संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। इसी बात को मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ कि शास्त्र ज्ञान करें, अवलोकन करें, परिकल्पना, परीक्षण हो और फिर प्रमाण का डिस्कवरी हो। भीष्म की जो जीवन है वह हमें एक ह्यूमन लाइफ का लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी है। ये एक भी ह्यूमन लाइफ का एक लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी है जिसको कि हम महाभारत से एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं और फिर विभिन्न विचारों पे मंथन कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है उसके कर्म क्या है, आचरण क्या है, कार्य क्या है, व्यवहार क्या है, मन कैसा है, विचार, ज्ञान, संकल्प, और उसकी बोली कैसी है, वाणी, संवाद, अभिव्यक्ति, और इसका जो है हार्मनी कैसा है, यूनिटी है, राइटियसनेस है, क्या है। भीष्म स्तवराज जब एकाग्रता के साथ वो भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के ब्रेन फंक्शंस काम कर रहे हैं उस समय। वो भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उनके रूप को याद कर रहे हैं, उनके गुणों को याद कर रहे हैं, उनकी लीलाओं को याद कर रहे हैं, बाकी चीजों का अर्थ तात्पर्य निकाल रहे हैं। और इस सब के लिए जो है सिमेंटिक मेमोरी, संज्ञात्मक स्मृति, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, विजुअल इमेजरी, जब हम किसी को याद करते हैं तो उसकी विजुअल इमेजरी बनती है हमारे मस्तिष्क में, उसका ब्रेन के ऊपर क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, इफ एनी, वो अनुसंधान का विषय है। वह अनुसंधान का विषय है। इमोशनल प्रोसेसिंग, मीनिंग एंड पर्पस, यह सब जो है अनुसंधान का विषय है। और अंतकाल में किसको किस प्रकार की डेथ मिलेगी वह भी हमारे चिंता का, हमारी सोच का विषय होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्शन, यह भी आवश्यक है। इनको एक बैलेंस्ड रूप में प्रयोग में लाना जीवन में बहुत आवश्यक है। कुछ मर्यादाओं को भी ध्यान में रखना होगा कि ग्रंथों में जो एनालॉजी मिलती है, उपमा मिलती है, वह प्रमाण नहीं है। एनालॉजी इज नॉट एविडेंस। एनालॉजी इज नॉट एविडेंस। एनालॉजी इज नॉट एविडेंस। परिकल्पना निष्कर्ष नहीं है। परिकल्पना निष्कर्ष नहीं है। A hypothesis is not a conclusion। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए, यह है कि शास्त्र को गंभीरता से पढ़ें, उससे प्रश्न निकालें और उन प्रश्नों का विज्ञान के सामने रखें, वैज्ञानिक पद्धति से उसको हम टेस्ट करें, यही आवश्यक है। और सही प्रश्न निकालने के लिए वैज्ञानिक से पहले कभी कभी संस्कृतविद, संस्कृत स्कॉलर्स की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे मैं संस्कृत स्कॉलर्स का बहुत बड़ा रोल देखता हूँ, क्योंकि यदि हमने मूल शब्द का अर्थ ही गलत समझ लिया तो हमारा साइंटिफिक हाइपोथेसिस भी गलत हो सकता है। मेडिसिन के फील्ड में हम बोलते हैं कॉमन डेटा एलिमेंट्स की आवश्यकता है। डेटा एलिमेंट्स
वेरिएबल्स जो कि प्रिसाइसली डिफाइंड हो, ताकि उसका जब हम एनालिसिस करें तो डेफिनेशन की वेरिएबिलिटी के कारण कंक्लूजन रिगरस नहीं है, सही नहीं है, ऐसा क्रिटिसिज्म ना मिले। तो पहले से हमको जो है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, और उसके लिए संस्कृत एक्सपर्ट्स के साथ में दूसरे एरियाज के एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है, और उनको मिलकर कार्य करना पड़ेगा। मैं तो एक ऐसा भविष्य देखता हूं जब कि संस्कृत के जो विश्वविद्यालय हैं वहां से वो ज्ञान के केंद्र बने, वो सबके साथ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करें, दूसरे साइंटिफिक वगैरह जो फील्ड्स के लोग हैं वो भी उनके साथ कार्य करें, और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जिससे कि हम हर वो कार्य करें जो कि साइंटिफिक दृष्टि से टेस्टेबल हो, फॉल्सिफाएबल हो। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम अपने देश में, भारत में ऐसा बनाएं कि जो है डेटा कलेक्शन की पद्धति रिगरस हो, एनालिसिस की पद्धति रिगरस हो, और लोकल प्रॉब्लम जो है, हमारी लोकल समस्याएं हैं, एक छोटे रीजन की समस्या हो या देश की समस्या हो, एक कम्युनिटी की समस्या हो, वो डेटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करके हमारे जो विद्यार्थी हैं वो मास्टर्स का रिसर्च करें या पीएचडी करें, तो उसमें वो उस डेटा को यूज़ करके इस्तेमाल में लाके नया रिजल्ट, नए प्रश्न खोजें, और हमारे समाज की आज की जो ज़रूरतें हैं उसके आधार उसके उसको रिजॉल्व करने, उसको समझने के लिए, और उन प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए रिसर्च करें। उसी से समाज आगे बढ़ेगा। भीष्म अनुसंधान के प्रश्न देते हैं, उसी प्रकार अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग व्यक्तित्व हैं, अलग अलग बातें दी हैं, वो हमें अनुसंधान के प्रश्न दे सकती हैं, और उत्तर जो है वह रिसर्च मेथोडोलॉजी रिगरसली डेवलप्ड एंड एग्जीक्यूटेड, उसी के प्रयोग से हम आगे बढ़ सकेंगे, और हमारा जो डेटा है, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटिव होंगे। कल देवशयनी एकादशी थी, परसों थी, कल पारण हुआ, और यही विचार था कि समाज में बालकों को बाल्यावस्था से ही ध्यान लगाने की आदत लगाएं, ताकि फोकस, अटेंशन डेवलप। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है। रिसर्च करके, टेस्ट करके, प्रूफ करके दिखाया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हमारे समाज में जो कठिनाई आ रही है वो ये है कि बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिजीजेस हैं। एक है जिसमें कि अटेंशन ही कर पाना मुश्किल है, और मैंने जैसा कहा पहले कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से जो हमारा मस्तिष्क है वह बदलता है। जैसी आदत बनाएंगे वैसा आदत बनेगा, लगा रहेगा। तो क्यों ना हम बाल्यकाल से ही फोकस्ड, अटेंशन, ये सब चीज़ों पे ध्यान दें, जिससे कि हमारा मन जो है वह जिस कार्य में करें उस कार्य में हम फोकस तरीके से शांति से बैठ के लगे रहें। ध्यान से मस्तिष्क में परिवर्तन का अभ्यास होता ही है। उसके बाद अनुसंधान वगैरह के क्षेत्र में जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, जो संस्कृत के ज्ञानी लोग हैं, जो शास्त्रों के ज्ञानी लोग हैं, वो दूसरे क्षेत्रों के लोगों के साथ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स करें, रिसर्च करें, और हमारे जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालने में एक दूसरे का सहयोग करें। तभी हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। भारत की समस्याओं को भारत के लोगों को ही सॉल्व करना पड़ेगा, और यह देखना पड़ेगा हमें कि हमारे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हम करते हैं, एकादशी का व्रत जैसे एक उदाहरण है, उससे करने से क्या क्या लाभ होता है, क्यों होता है, उसके कार्डियो मेटाबॉलिक इफेक्ट हो सकते हैं क्या, अटेंशन पे इफेक्ट हो सकता है क्या, एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे इफेक्ट हो सकता है। हम मेडिटेशन को
एक ही ब्रैकेट में नहीं, मेडिटेशन के भी विभिन्न प्रकार हैं। अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन से क्या अलग अलग लाभ होते हैं या नुकसान होता है। अगर नुकसान होता है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर पे अनुसंधान करना आवश्यक है। और यह अनुसंधान जो है हमारे भारत में ही हो सकता है, क्योंकि भारत में ही यह प्रैक्टिस चलती है। बहुत सारे लोग आज भी अवधान की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे योगा की करते हैं, जप वगैरह करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। सब अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रैक्टिसेस हमारे अलग अलग कम्युनिटीज में चलती हैं। तो क्यों ना हम उससे सीखें, रिसर्च करें, और अगर वह बात प्रूफ होती है तो उसको समाज में लाएं, ताकि हमारा समाज सोशल इंटरवेंशन करें, ताकि हमारे समाज में उसका लाभ हो। जब समाज हमारा सुंदर होगा तो विश्व भी सुंदर हो। इस भाव के साथ यह मैंने अपनी विचार प्रकट किए और यह कहा कि आइए, देवशयनी एकादशी के बाद भगवान श्री विष्णु जो है योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और 4 महीने बाद आते हैं। तो क्यों ना हम इस समय में कुछ ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाएं, ताकि जब 4 महीने बाद हम वापस मिलें तो हमने कुछ मीनिंगफुल एफर्ट्स प्रारंभ कर दिए हों, और उस मार्ग पे अगर हम चलें तो हम विश्व कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। इसी विचार के साथ यह जो मेरा व्याख्यान है आज का, मैं उसमें अपनी बोली को विराम लगाऊंगा। आप लोग अगर कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, तो निसंकोच मुझे भेजें, दें। मैं तो यह सब स्वांतः सुखाय इसी भाव से कर रहा हूँ, अपने विचारों को प्रकट करना। और मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और फीडबैक दें, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। रिलीजियस साइड में मैं एक्सपर्ट अपने आप को नहीं बोल सकता। तो अगर कहीं त्रुटि हो, गलती हो, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें और मुझे बताएं कि कहाँ त्रुटि है और किस प्रकार उसको सुधारा जा सकता है। इसी के साथ आप सबको मेरा नमस्कार। हरिओम। ओम नमः शिवाय।